प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। पिछली ऑनलाइन कक्षा में हमने विश्व की जनजातियों में सबसे पहले एस्किमो जनजाति के बारे में बात की थी। एस्किमो जनजाति का निवास स्थान, उनके आवास, उनकी अर्थव्यवस्था, उनकी सामाजिक व्यवस्था, उनके धार्मिक व्यवस्थाएं और किस प्रकार से वह अपने भोजन से लेकर के और दैनिक जितनी भी आवश्यकताएं हैं उनके लिए किस प्रकार से प्रकृति से अनुकूलन करते हैं और किस प्रकार का वहाँ का कुल मिलाकर के परिवेश है, उस पर चर्चा की थी। आज हम दूसरी एक जनजाति के बारे में चर्चा कर रहे हैं, वह है पिग्मी। पिग्मी जनजाति भी बहुत ही अतिशय विपरीत परिस्थितियों वाले भूमध्य रेखीय क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति है। जिस प्रकार से एस्किमो अति शीत जलवायु में तादाद में या अपना समायोजन करके, अनुकूलन करके अपना जीवन बसर करते हैं, उसी प्रकार से पिग्मी जनजाति भी भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, जो कि जलवायु की दृष्टि से अति विषम है, उसके दो कारण हैं। दिन भर पड़ने वाले अधिक तापमान यानी बहुत अधिक गर्मी और प्रतिदिन होने वाली वर्षा। उष्ण आर्द्र परिस्थितियाँ, जो कि हम हमारे यहाँ सामान्यतया जून, जुलाई, अगस्त महीने में देखते हैं किस प्रकार से दिन भर में बहुत भयंकर गर्मी, उमस का माहौल रहता है और संपूर्ण वातावरण, संपूर्ण आसपास का परिवेश हमको अरुचिकर लगने लगता है। शाम को जब थोड़ी बहुत बारिश होती है तो उसके बाद थोड़ा सा एक प्रकार से मन को, हमारे तन मन को सुकून मिलता है। वैसे ही ऐसी ही उमस भरी, असह्य, अतिशय कष्टकारी जलवायु के अंदर भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पिग्मी जनजाति निवास करती है। और परिवेश ऐसा, जैसा मैंने आपको पहले बताया, दिन भर तापमान अधिक और रोज़ वर्षा होती है और इस कारण से चारों तरफ जल भरा हुआ, कीचड़, दलदल की अधिकता आसपास के पूरे क्षेत्र में। और इस कारण से यह जो क्षेत्र है जहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है, वहाँ कोई भी स्थायी निर्माण हम कर ही नहीं सकते और इस कारण से विकास से बहुत कोसों दूर पिग्मी जनजाति निवास करती है और अभी भी बहुत ही आदिम, बहुत ही पुरानी कष्टकारक जीवन पिग्मी जनजाति जी रही है। इसके निवास स्थान से हम प्रारंभ करेंगे। इनका निवास स्थान अफ्रीका का कांगो बेसिन, कांगो नदी, भूमध्य रेखीय रेखा के आसपास का जो क्षेत्र है, जिसमें कांगो बेसिन, कांगो, जायरे, ये जो प्रमुख नदियाँ बहा करती है, इन नदियों के आसपास का क्षेत्र। अगर देश या जो प्रमुख जो क्षेत्र है उनकी बात की जाए तो कांगो, गेबन, जायरे, तंजानिया, इन चारों देशों का यह क्षेत्र होता है। और पूरी तरीके से, जिस तरह से मैंने आपको कहा, जलवायुगत विषमताओं के कारण से पूरा क्षेत्र विकास से कोसों दूर है और उसका सीधा असर पिग्मी जनजाति पर नज़र आता है। तो सबसे पहले हमने इनके निवास स्थान पर, इनका जो क्षेत्र है, आवास क्षेत्र, उसकी बात की। अब हम आ जाते हैं इनके दैनिक कार्यों से जुड़े हुए भोजन से लेकर के इनकी अर्थव्यवस्था पर अगर हम चर्चा करें। भोजन, चूँकि बहुत आर्द्र स्थितियाँ हैं, नमी में हम जैसे देखते हैं आग नहीं जल पाती है, आग जलने के लिए थोड़ी शुष्कता आवश्यक है, वो शुष्कता वहाँ उपलब्ध नहीं है और इस कारण से यह कच्चे मांस पर और जो वहाँ का क्षेत्र है वहाँ से प्राप्त कंद, मूल, फल, इन पर निर्भर रहते हैं। कंद, मूल, फल और कच्चा मांस पकाने के लिए आग जलाने की स्थितियाँ वहाँ अनुकूल बनी नहीं पाती और इसलिए इनका सीधा जो वनों से मिलने वाली उपज है और उसके अतिरिक्त शिकार में ये इनका तरीका भी बहुत अलग प्रकार का है। बड़े जानवरों का शिकार करते हैं, बड़ा गड्ढा खोद लेंगे और उसको ऊपर पत्तों से ढक देंगे, पत्तों से या वृक्ष के जो तने हैं, झाड़ियाँ, उनसे ढक देंगे। कोई भी बड़ा जीव जाएगा वो उसमें गिर जाएगा, थोड़े समय बाद वह मर जाता है, उसी का मांस ये प्राप्त करके खाते रहते हैं। इसके अलावा वनोपज पर निर्भर करते हैं, वनों से प्राप्त होने वाले कंदमूल, फल, इनको पका करके खाने का, चूँकि वहाँ आग तो जलाई नहीं जा सकती तो ये कच्चा ही दोनों चीज़ों का उपयोग करते हैं। आवास की दृष्टि से देखा जाए तो नीचे मैंने आपको कहा
दलदली है, चारों तरफ पानी है, रोज़ बारिश होती है, तो वहाँ पर ये पक्का निर्माण किसी भी स्थिति में कर ही नहीं सकते। इस कारण से और नीचे जीव जंतुओं का भय रहता है, तो ऊपर पेड़ों के ऊपर ये मचान नुमाया एक छोटी झोपड़ी बना लेते हैं जिसमें ये खुद भी रेंग करके जा पाते हैं। तो वहाँ के लकड़ी, पत्ते, विशेष करके केले के पत्ते या ऐसा जो बड़े कोई वृक्ष होते हैं उनके पत्तों की मदद से ये अपनी एक अस्थायी झोपड़ी निर्माण कर लेते हैं। वस्त्र चूँकि उष्ण आर्द्र, इतनी नमी, इतनी उमस वाला वातावरण रहता है, तो वस्त्र भी वहाँ बनना भी संभव नहीं है। ये वस्त्रों का उपयोग नहीं करते, केवल अपने गुप्तांगों को पुरुष और महिलाएं कुछ विशेष प्रकार के जो पौधे होते हैं उनके पत्ते, उनके माध्यम से उसको ढक देते हैं। और तो ये भोजन की, इनके वस्त्र की, इनके आवास की स्थिति रही। अर्थव्यवस्था की जहाँ तक बात है, अर्थव्यवस्था का दूर दूर तक न वहाँ कृषि हो सकती है, न वहाँ किसी प्रकार का उद्योग है, न वहाँ पे किसी प्रकार के खनिज है, न वहाँ पे पशुपालन संभव है। और इस कारण से किसी भी प्रकार की आर्थिक प्राथमिक क्रियाएं भी वहाँ पे संभव नहीं हो पाती। थोड़ा बहुत विनिमय ये इनके पास जो मांस उपलब्ध बच जाता है उसको ये पास की बांटू नामक एक अन्य कृषक जाति है, वहाँ उनके निवास के पास ये छोड़ आते हैं। वो लोग या इनसे कच्चा मांस प्राप्त करके कुछ कृषि उपजे वहाँ छोड़ देते, उसको ये ले आते हैं, उनको ये कच्चा ही उस प्रकार से उपयोग में ले लेते हैं। तो इस प्रकार का कष्टकारक इनका जीवन, अर्थव्यवस्था भी बहुत सामान्य सी, थोड़ा बहुत जो इनके पास कच्चा मांस बच जाता है उसका कुछ वस्तुओं से, विशेषकर कृषि उपजों से विनिमय कर लेते हैं। वस्त्र का कार्य काम नहीं, भोजन इनका कच्चे मांस और कंदमूल पर निर्भर, और इस प्रकार की इनकी अर्थव्यवस्था रहती है। सामाजिक व्यवस्था तब जब हमारे पास कुछ आवश्यकता की पूर्ति होगी, हमारे पास कुछ है जो दे सकते हैं, किसी के पास कुछ है जिससे प्राप्त कर सकते हैं, तब विनिमय होता है। यह स्वयं की उदर पूर्ति और इनका स्वयं का जो एक सीमित परिवार है उस परिवार को ही अच्छे से चला ले, उसी पे इनका पूरा फोकस रहता है। तो सामाजिक और धार्मिक व्यवस्थाओं का ताना बाना भी ज़्यादा बुना हुआ नहीं रहता। और इनका कुछ प्रकृति प्रेमी होते हैं, दिन भर अपना समय निकालते, रात्रि में रात भर ये वैसे ही खुशी के मारे, कभी इनको अच्छा भोजन उपलब्ध हो जाए, कुछ हो जाए, या कोई ना कोई कारण निकाल करके यह लगातार नृत्य करते रहेंगे। तो इस प्रकार से अपने जीवन को, समय को किसी तरह से निकालते हैं। स्वभाव से संकोची प्रकार के होते हैं, और इसलिए कोई भी व्यक्ति बाहर से अगर जाएगा और इन तक पहुंचने की कोशिश करता है तो एक तो ये शंकालु होते हैं, उससे मिलेंगे जुलेंगे नहीं, और उनको देखते ही ये अपने इंटीरियर या जो गहन क्षेत्र होते हैं उनकी तरफ भाग जाते हैं। इस तरह से ये किसी भी प्रकार का इंटरेक्शन करने से, किसी भी प्रकार का एक प्रकार से दूसरों से संवाद करने में या किसी भी प्रकार के संबंध बनाने में ये बचते हैं। स्वभाव से शर्मीले होते हैं, शंकालु होते हैं, और अपने में मगन। जनजातियों का जैसा अपना स्वभाव होता है कि वो अपने में ही मगन रहते हैं, उनकी अपनी एक व्यवस्था होती है। और जैसा मैंने कहा कि इतनी क्लिष्ट, इतनी अति विषम जो जलवायु की स्थितियाँ, उनमें किसी तरीके से ये अपना जीवन निर्वाह करते हैं। तो ये, और जैसा मैंने बताया, अर्थव्यवस्था की बात करें, केवल कुछ वस्तुओं का विनिमय, वो भी कच्चे मांस का। कृषि हो नहीं सकती, खनिज संसाधन उपलब्ध है नहीं। हाँ, दो ही बातों की वहाँ है प्रचुरता, जो पेड़ पौधे हैं, वनस्पति, वो काफ़ी सघन है, लेकिन वह सघन वनस्पति भी दूर दूर तक, उनकी जो प्रजातियाँ अलग अलग, जैसे रबर, नारियल, सिनकोना, इनके वृक्ष पर्याप्त मात्रा में हैं, पर वो दूर दूर है, और उनसे कुछ चीज़ें प्राप्त करके और उसका विनिमय कर सके, उतना विवेक, उतना विकास ये अपना अभी नहीं कर पाए हैं। तो प्राकृतिक वनस्पति है, पर वह इनके ज़्यादा उपयोग में नहीं आ रही है। खनिज संसाधन वहाँ उपलब्ध है ही नहीं। चारों तरफ दलदली मिट्टी, पानी, कीचड़ जमा रहता है, तो वहाँ पे स्थायी निर्माण किसी भी प्रकार का हो नहीं सकता। न वहाँ कोई सड़कें हैं, सड़कें छोड़िए, न कोई कच्ची सड़कें हैं, न पगडंडियाँ हैं, न कोई स्थानीय मार्ग है, और यही सब जब संभव नहीं है तो रेलवे मार्ग और बाकी सारी चीज़ें तो बहुत दूर की बात है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे पिग्मी जनजाति का जो जीवन है वह बहुत ही अतिशय क्लिष्ट जो जलवायु है उसके कारण से, विषम जलवायु के कारण से
यह विकास की अवधारणा से बहुत कोसों दूर है और अभी भी बहुत आदिमकालीन, जिस प्रकार से एस्किमो जनजाति किसी तरह से अपना गुजर बसर कर रही है, वैसे ही पिग्मी जनजाति भी किसी प्रकार अपना गुजर बसर कर रही है। प्रजाति की दृष्टि से देखेंगे, इनकी शारीरिक संरचना की दृष्टि से देखेंगे तो नाटे कद के होते हैं और निग्रोइड प्रजाति से साम्यता रखते हैं। गहरे भूरे से काला रंग इनका रहेगा, जबड़े आगे की तरफ निकले हुए, बाल घुंघराले काले, और कुल मिलाकर के जो निग्रो जनजाति है उस निग्रो जनजाति से ये समानता लिए हुए रहते हैं। थोड़ा बहुत इनका जो सामाजिक व्यवहार है, बांटू नामक एक जो दूसरी कृषक जाति है, जनजाति है, उससे इनका थोड़ा बहुत विनिमय रहता है। और इस प्रकार से बहुत ही अतिशय जो कष्टकारक स्थितियाँ हैं उनमें यह पिग्मी जनजाति निवास करती है। तो ये पिग्मी जनजाति का निवास क्षेत्र, उनकी अर्थव्यवस्था, उनके भोजन, वस्त्र, उनके आवास, इसी प्रकार उनकी सामाजिक व्यवस्थाएं, धार्मिक व्यवस्थाएं, पारिवारिक ताना बाना, मैंने जैसा पूर्व में बताया बहुत छोटे परिवार रहते हैं और इसलिए कोई बहुत व्यवस्थित सामाजिक कोई परिपाटियाँ हैं वो वहाँ पे दिखाई नहीं देती। निश्चित रूप से इनकी जो जन्म दर है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मृत्यु दर भी उतनी ही अधिक होने के कारण से स्टेबल पॉपुलेशन ग्रोथ, या उसको हम जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ भी कह सकते हैं, लगभग उसके आधार पर ही जो इनकी जनसंख्या है वह स्थायी है। जन्म दर की अधिकता है पर मृत्यु दर की भी अधिकता के कारण से स्टेबल पॉपुलेशन ग्रोथ की तरफ और कुछ अर्थों में जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ की तरफ यहाँ की जो जनसंख्या है वो दिखाई देती है। जितनी जनसंख्या है लगभग उतनी ही बनी रहती, बस उतना ही यहाँ का अनुपात है। और इस तरीके से पिग्मी जनजाति के बारे में हमने ये चर्चा की। और एस्किमो जिस प्रकार से बहुत कष्टकारी जलवायु में निवास कर रहे हैं, उसी प्रकार की स्थितियाँ पिग्मी जनजाति की हैं। अगली कक्षा में हम किर्गिज और मसई जनजातियों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।